नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक-एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो वायुसेना दिवस को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना ने आज अपना 88 स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर हिंडन एयरबेस में काफी बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने देश को संबोधित करते हुए काफी बातें कही। इस कार्यक्रम में पहली बार राफेल विमानों ने हिस्सा लिया। राफेल के साथ जागुआर लड़ाकू विमानों की फॉर्मेशन भी देखी गई थी। राफेल लड़ाकू विमान के अलावा सुखोई, मिग, ग्लोबमास्टर, अपाचे, चिनूक हेलीकॉप्टरों ने भी आसमान में अपनी ताकत दिखाई। इस बार फ्लाई पास्ट में करीबन 56 विमान शामिल हुए। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। साथ ही कहा कि हमारे क्षेत्र में खतरा बढ़ता जा रहा है। साइबर हमलों की एक नई चुनौती देखने को मिल रही है। वायुसेना हर मोर्चे पर अपने आप को तैयार कर रही है। साथ ही बॉर्डर पर भी पैनी निगाहें बनी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों ने हमें और ताकतवर तैयारी करने के लिए सजग कर दिया है। वायुसेना लगातार अपने बेड़े में नए विमानों को शामिल कर रही है। साथ ही पुराने विमानों का अपग्रेडेशन भी किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने 2 दर्जन से अधिक वायुवीरों को सम्मान किया। युद्ध सेवा पदक प्राप्त करने वाले अधिकारियों में स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल, ग्रुप कैप्टन हंसल और ग्रुप कैप्टन हेमंत कुमार वडस्त्रा शामिल हैं। स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल भारतीय वायुसेना की एक फ्लाइट कंट्रोलर है। वे उस टीम का हिस्सा थी जिन्होंने साल 2019 में भारतीय वायुसेना के द्वारा विंग कमांडर अभिनंदन के साथ नेतृत्व किया था। अगली खबर की बात करते हैं, वो भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर को लेकर आ रही है। वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक खेत में उतरा, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। हेलीकॉप्टर को नजदीक से देखने के लिए काफी लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। मौके पर वायुसेना के अधिकारियों ने ग्रामीणों को दूर रखने की हिदायत दी। ये वायुसेना का ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर था। वायुसेना के मुताबिक पूरी सावधानी से इस हेलीकॉप्टर को खेत में उतारा गया। ये एयरफोर्स के नियमित प्रशिक्षण मिशन का एक हिस्सा भी था। अगली खबर भी भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। अपनी ताकत को और अधिक विस्तार देने और युद्ध में मुकाबला करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत ने अपने सुखोई 30 MKI के बेड़े को अपग्रेड कर उसे एडवांस एवियोनिक्स, रडार, हथियारों से लैस बनाने की योजना बनाई है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट में रूस से बातचीत चल रही है। भारतीय वायुसेना रूस से 12 और सुखोई विमान खरीदने की योजना भी बना रही है, ताकि क्रैश में बर्बाद हुए लड़ाकू विमानों की भरपाई की जा सके। साथ ही आपको बता दें कि भारत सुखोई के अलावा 21 अतिरिक्त MiG-29 जेट्स का निर्माण भी करेगा, जिसमें एक विमान की लागत 230 करोड़ रुपए होगी। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा कि सुखोई को निकट भविष्य में और अपग्रेड किया जाएगा, ताकि उन्हें और अधिक सक्षम बनाया जा सके। बता दें कि वायुसेना ने अब तक 272 में से 250 सुखोई लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सुखोई 30 MKI के 272 बेड़ों का ऑर्डर पहले ही हासिल हो चुका है। अब उसके अपग्रेडेशन की बात चल रही है। सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के तहत इसमें नए एवियोनिक्स शामिल किए जाएंगे, ताकि एक शक्तिशाली और प्रभावी रडार सिस्टम भी लगाया जाएगा, जो कि आईसा जितना सक्षम होगा। सूत्रों के अनुसार हथियारों के नियंत्रण और नई मिसाइलों व PGM यानी कि सटीक निर्देशित म्यूनिशन की इंटीग्रेशन के लिए नए कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत होगी। ट्विन सीट वाले 42 सुखोई विमानों को सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों से भी अपग्रेड किया जाएगा। सुखोई विमान 3000 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। इनकी क्रूज रेंज 3200 किलोमीटर तक है और कॉम्बैट रेडियस है 1500 किलोमीटर। इसके अलावा मिराज 2000 को भी अपग्रेड किया जाएगा। सुखोई के अलावा भारतीय वायुसेना के 39 मिराज 2000 को अपग्रेड किया जाएगा। इसमें कुछ ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान किया था। इनके अपग्रेड में करीबन 17,547 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। 2015 में मिराज 2000 को अपग्रेड करके वायुसेना को सौंपा गया था। उस वक्त उसमें नए इलेक्ट्रॉनिक और रडार सिस्टम लगाया गया था। अगली खबर आर्मेनिया और अजरबैजान के संघर्ष को लेकर आ रही है। हालांकि ये लड़ाई अपनी जगह पर चल रही है, लेकिन इस पर भारतीय वायुसेना की कड़ी नजर है। दरअसल इस हाई प्रोफाइल आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष पर भारत कड़ी नजर इसलिए भी रख रहा है क्योंकि यहाँ पर नाटकीय रूप से ड्रोन फुटेज दिखाया जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे में भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि भारत में भी इसी तरीके की समान क्षमता उपलब्ध है। भारत के पास इजरायली मूल के हारोब और हार्पी सुसाइड ड्रोन सर्विस में है, लेकिन UAV दुश्मन की कार्रवाई के लिए अति संवेदनशील है। साथ ही किसी भी लड़ाई में हथियारों के बेड़े का मिश्रण होना जरूरी है। ड्रोन हमेशा इस संघर्ष में जिस तरह से इस्तेमाल किए गए हैं, उन पर हमला करने के लिए एक सीमाएं होती हैं। कुछ ड्रोन तो दुश्मन की कार्रवाई में गिर जाते हैं, सिर्फ 1% सफल भी हो पाते हैं। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि
ऐसे एसेट्स का एक संयोजन होना चाहिए, लेकिन हम इन सब के साथ युद्ध जीतने की योजना नहीं बना सकते। सशस्त्र ड्रोन प्राप्त करने की अत्यधिक लागत पर अनुमानित $3 बिलियन के 20 सशस्त्र MQ-9 UAV हासिल करने के लिए भारत अमेरिका से बातचीत कर रहा है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ऐसी क्षमता के लिए जाने से पहले हमें अपने बजट को भी ध्यान में रखना होगा। ड्रोन की लागत के मामले में एक मुद्दा हो सकता है, क्षमता की अपनी लागत होती है। अंतिम मूल्यांकन में आगे बढ़ने से पहले हम इन सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हैं। आपको बता दें कि यदि सशस्त्र ड्रोन के लिए अमेरिका के साथ $3 बिलियन का सौदा होता है तो ये भारत द्वारा खरीदा गया अब तक का सबसे महंगा मानव रहित प्लेटफॉर्म होगा, जो कि अब तक भारत इजराइल की तकनीक पर निर्भर है। सशस्त्र ड्रोन के लिए एक आंतरिक विकास प्रोग्राम के अलावा भारत अपने ही इजरायली मूल के UAV को स्टैंड ऑफ हथियार सिस्टम के साथ हथियार भी बना सकता है। अगली खबर की बात करते हैं तो रक्षा मंत्रालय को लेकर आ रही है। दरअसल भारत और चीन के बीच लद्दाख में LAC पर पिछले 5 महीने से तनाव बढ़ा है। अभी तक भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से दोनों देशों के बीच जो टकराव है उसका जो एरिया है, खास करके जो चीन ने कब्जा कर रहा है, उसके बारे में अभी जानकारी क्लियर नहीं हो पाई है। इसी बीच एक मामला सामने आया है कि रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट से 2017 के बाद से लेकर अब तक की सारी महीनेवार की रिपोर्ट को हटा लिया है। इनमें से 3 साल पहले डोकलाम में हुई दोनों देशों की तनातनी की रिपोर्ट भी शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने इससे पहले जून के महीने में भी वो रिपोर्ट भी वेबसाइट से हटा दी थी, जिसमें लद्दाख की स्थिति, LAC पर चीन की एक तरफा आक्रामकता का जिक्र था। इस बारे में मंत्रालय ने कोई साफ जवाब नहीं दिया है, पर रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सभी पुरानी रिपोर्ट्स जल्द ही वेबसाइट पर वापस आ जाएंगी। अगली खबर की बात करते हैं तो वो IAC विक्रांत को लेकर आ रही है। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बेसिन ट्रायल से गुजरेगा या फिर इस महीने अपने सिस्टम और उपकरणों के साथ पानी में परीक्षण करेगा। निर्माणाधीन विमान वाहक के लिए एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। बेसिन परीक्षणों को पहले सितंबर के लिए योजनाबद्ध किया गया था, लेकिन कोविड महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के वजह से काम धीमा हुआ। सूत्रों के अनुसार अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो दिसंबर में IAC का समुद्री परीक्षण होगा। भारतीय नौसेना जहाज विक्रांत को 2021 के अंत तक भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। अगली खबर की बात करते हैं तो अफगानिस्तान को लेकर आ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार को शीर्ष अफगान शांति वार्ताकार अब्दुल्ला को अवगत कराया है कि भारत एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, संप्रभु और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान का समर्थन करता है, जहां कोई आतंकवाद न हो। डोभाल और अब्दुल्ला ने अफगान शांति प्रक्रिया पर व्यापक बातचीत की। काबुल पहली बार तालिबान के साथ सीधी बातचीत कर रहा है ताकि देश में स्थायी शांति आ सके। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर चीन की एक चालाकी को लेकर आ रही है। दरअसल लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने के फिराक में लगा चीन अब पूर्वोत्तर भारत में नया मोर्चा खोल रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आम नागरिकों की आवाजाही को उसने बढ़ा दिया है। ये चीनी नागरिक अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी दर्रों पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। इन इलाकों में घूम रहे चीनी आम नागरिक हैं, लेकिन सेना की वर्दी पहने हुए हैं। चीन इस तरीके की हरकत लद्दाख में खासतौर पर दैमचौक इलाके में कर चुका है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल में आम नागरिकों की मदद से LAC पर दर्रों की रेकी करने की घटनाएं काफी बढ़ी हैं। यहाँ पर जासूसी करने वाले चीनी नागरिक सेना की वर्दी पहनकर आ चुके हैं, जिससे चीन की चाल को लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। बताया जा रहा है कि चीनी नागरिकों को वर्दी पहनाकर आने के लिए कहा गया है ताकि वो दिखने में चीनी सैनिकों की तरह लगे। चीनी सेना इस तरह की हरकत लद्दाख में भी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि चीन भारत की जासूसी के लिए आम नागरिकों का इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले चीन भारतीय सेना के अग्रिम मोर्चों की जासूसी के लिए देमचौक में अपने नागरिकों को भेज चुका है। चीन हर सप्ताह अलग अलग टीम भेज रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि अरुणाचल सेक्टर काफी संवेदनशील है और चीन का मकसद इस तरह की हरकतों के जरिए जमीनी सूचनाओं को इकट्ठा करना है। इसके अलावा कमजोर कड़ियों को ढूंढने और ऐसे लोगों की तलाश करना है जो चीन के लिए काम कर सके। भारत को सतर्क रहना होगा। दोस्तों, यहाँ अगली खबर इसरो को लेकर आ रही है। इसरो अपने RLV का नवंबर या दिसंबर में जमीन पर उतारने का परीक्षण करने की संभावना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो कक्षा के उपग्रहों में भेजने और अगले मिशन के लिए वापस आने के लिए अमेरिका के स्पेस शटल के समान RLV बनाने का लक्ष्य बना रखा है। ये उपग्रह प्रक्षेपण लागत को भी कम करेगा। सेवा में 2 PSLV और JSLV और आने वाले स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV हैं। इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के महानिदेशक S सोमनाथ ने कहा कि हम कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में RLV वाहन की लैंडिंग का परीक्षण करने की योजना बना रहे हैं। योजना के अनुसार RLV को एक हेलीकॉप्टर द्वारा उठाया जाएगा और 4 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे छोड़ा जाएगा। साथ ही सोमनाथ ने कहा कि हेलीकॉप्टर द्वारा इसे छोड़े जाने के बाद RLV अपने पैराशूट को तैनात करते हुए चित्रदुर्ग जिले के एक हवाई क्षेत्र में हवाई पट्टी पर लैंड करेगा। इसरो के अनुसार हेलीकॉप्टर के साथ
इंटरफेस करने के लिए RLV इंटरफेस सिस्टम और लैंडिंग गियर का क्लासिफिकेशन मॉडल भी सिद्ध हुआ है। सीधे शब्दों में बताया कि RLV एक कक्षा में चढ़ेगा, वहां रहेगा, एक विमान की तरह रनवे पर फिर से प्रवेश करते हुए लैंड करेगा। 2016 में इसरो ने RLV पीढ़ी के यान का 65 किलोमीटर की ऊंचाई से सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। तो दोस्तों ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।